हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एच.एल. यादव होम्योपैथ यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको कार्डियक अस्थमा, जिसको दमा कहते हैं या हफनी कहते हैं, कार्डियक अस्थमा वर्सेस ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में एक तरीके से लेफ्ट हार्ट फेल्यूर के कारण से उत्पत्ति होती है इस रोग की। दोस्तों, ये बहुत ही घातक बीमारी है। वेंटिलेटर से लेकर के कभी कभी ये डेथ तक पहुंचा देती है। तो ये बीमारी जनरली एबव 30-40 एज में होती है दोस्तों। इसमें अगर फैमिली हिस्ट्री रहती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा डायबिटीज़ रहने से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम होने से ऐसा रोग हो सकता है। जैसे आपको बोला जाए कि हार्ट में बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके कारण से ये रोग हो सकता है। जिसके जैसे पल्मोनरी एडिमा हुआ, इसके पल्मोनरी एडिया, हार्ट फेल्यूर हुआ, मायोकार्डियाइटिस हुआ, डायबिटीज़ हुआ, किडनी की रोग हुई, या स्लीप डिस्पनिया हुआ, स्लीप एपनिया हुआ, और कोरोनरी आर्टरी जो है डिजीज होने के कारण से, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, अल्कोहल इत्यादि के कारण से, ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण से लंग में, तो ये सब के कारण से ज़्यादा होते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या आते हैं? कफ के साथ पाल्पिटेशन होता है, घबराहट होती है, छाती में बेचैनी होती है, गर्मी आती है, पसीना आने लगता है, चेहरा कभी कभी नीला पड़ने लगता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने से, व्हीजिंग कफ के साथ व्हिस्लिंग कफ आ सकती है। ये सब लक्षण होते हैं। इसके साथ साथ ऑब्स्ट्रक्शन होता है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन के साथ कॉन्जेशन होता है लिक्विड का इन द लंग में। ऑर्थोपनिया हो सकती है, नॉक्टर्नल डिस्पनिया या नॉक्टर्नल यूरिनेशन भी हो सकता है, एंजाइटी रह सकता है, टायर्डनेस, साइनोसिस, इरेगुलर पल्स आ सकते हैं। ये सब समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं दोस्तों। और इसकी मेडिसिन जो होती है होम्योपैथिक, एलोपैथिक में तो तुरंत ले जा करके आपको हॉस्पिटलाइज कर देंगे, हॉस्पिटल के बाद जो है डाल देंगे वेंटिलेटर पर। वेंटिलेटर पर डालने के बाद वापसी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर उस तरह से नहीं वापसी होगी तो पॉकेट की वापसी तो वो करा ही देंगे। तो बहुत बढ़िया मेडिसिन एक मैं बताने जा रहा हूं, जो कोरोना काल से इस रोग के लिए बहुत ज्यादा फेमस हुई है। कोरोना काल में भी बहुत लोगों की जान का बचाव किया है। वहां पर एंजाइटी बहुत ज्यादा होती थी और ऑक्सीजन लेवल लो होने लगता है। इस केस में ऑक्सीजन बिलो 80 होने लगता है, तो ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करा देती है ये जो होती है। तो दोस्तों, इसका नाम बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है और इसको लंग का टॉनिक या डिजिटैलिस ऑफ लंग कहा जाता है। टेम्पोररी ऑब्स्ट्रक्शन को जो है लंग के रिमूव कर देती है और ऑक्सीडेशन काफी ब्लड का बढ़ा देती है, स्टिमुलेट करती है रेस्पिरेटरी ऑर्गन को, रेस्पिरेटरी सेंटर्स को, और ऑक्सीडेशन और एक्सक्रिएशन को स्टिमुलेट कर देती है, जिसके कारण से ऑक्सीजन लेवल काफी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। और इसका काम और भी है कि रेस्पिरेटरी सेंटर को बहुत तेजी से इंक्रीज करती है, स्टिमुलेट करती है, और ऑक्सीजन के लेवल को बहुत तेजी से इंक्रीज करने में हेल्प करती है। नाम है दोस्तों, जी हाँ, एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर। 15-15 बूंद सुबह, दोपहर, शाम थोड़े से सुषुम पानी में अगर लिया जाए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर 15 बूंद सुबह, दोपहर और रात को, आधा
कप नेवाए पानी में सुषुम गर्म पानी में लिया जाए, सिप बाई सिप, बहुत ही फायदेमंद होगा। दूसरी मेडिसिन दोस्तों, एंजाइटी इसमें बहुत ज्यादा रहता है, घबराहट रहती है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, पाल्पिटेशन बढ़ जाता है, हवा चाहता है, माथे पर जो है चेहरा नीला पड़ने लगता है, साइनोसिस, बार बार पेशाब होने की इच्छा होती है, फियर ऑफ डेथ, बहुत ज्यादा डरता है, सभी को अपने पास बुला लेता है कि मैं मर जाऊंगा, मेरा रात नहीं बीतेगा। जनरली ये जो है फर्स्ट स्लीप में एग्रावेशन होता है 12 के आसपास, बहुत ज्यादा। पेशेंट उस समय उठ करके बैठ जाता है, लेटने पे उसको असुविधा होती है, चेस्ट को थोड़ा सा हाथ से दबा करके रखता है, सपोर्ट दे करके रखता है। तो इस कंडीशन में एंजाइटी बहुत ज्यादा, फियर ऑफ डेथ हो, बार बार पानी पीने की इच्छा करे, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बेचैनी छा रही है, फियर ऑफ डेथ रहे, छटपट छटपट करता रहे, तो उस केस की दोस्तों बहुत अच्छी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30। जी हाँ दोस्तों, आर्सेनिक एल्बम 30, आर्सेनिक एल्बम 30 सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद करके डायरेक्ट टंग पे या 1 चम्मच पानी में लिया जाए तो बहुत ही कारगर सिद्ध होती है दोस्तों। तो इसके साथ साथ आपको ये होता कैसे है, ये हार्ट की डिजीज है, लेफ्ट हार्ट की डिजीज है। तो हार्ट की डिजीज होने का कारण तो होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्लड हमारे पूरे बॉडी में रहता है और हर टिश्यू से हर सेल तक जाता है। बगैर ब्लड गए वहां का ग्रोथ नहीं होता है, सेंस नहीं पहुंचता है और उसको जो है मैंने एनर्जी नहीं मिलती है। तो ब्लड हार्ट से ऊपर जो होता है वहां का ब्लड और हार्ट का नीचे का जो ब्लड होता है सभी हार्ट में आते हैं। तो ऊपर वाला आसानी से सुपीरियर वेना केवा के द्वारा और नीचे वाला पोर्शन ब्लड का पेरिफेरल रीजन से, चाहे माथे से हो चाहे पैर की उंगलियों से, पेरिफेरल कहीं का भी ब्लड जो होता है सुपीरियर वेना केवा से हार्ट में यहां और इंफीरियर वेना केवा से हार्ट के नीचे का जो पोर्शन होता है इंफीरियर वेना केवा के माध्यम से हमारे पहले राइट एट्रियम में जाता है, आर्टरीज के द्वारा, सॉरी वेन के द्वारा, वेन के द्वारा पहले राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से होकर के राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से फिर हमारे पल्मोनरी वेन के द्वारा लंग कैपिलरी में जाता है, लंग्स में जाता है, लंग में जो होता है ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया फिर ट्रेक्यूल्स होते हैं, एल्वियोली होती है और कैपिलरीज होती है, जिसमें जाने के बाद ब्लड ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, जिसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो वहां पर ऑक्सीडेशन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है और जो है ऊपर पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में जाता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और फिर वहां से ऑर्टा के माध्यम से फिर से वो सिस्टमिक सर्किट में जाकर के पेरिफेरल रीजन पर फिर से जाता है। इस तरह से चक्र चलते रहता, फिर पेरिफेरल से सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से फिर जो है पल्मोनरी वेन के द्वारा लंग कैपिलरी में। तो इस तरह से सर्कुलेशन ब्लड का चलते रहता और ब्लड जो होता है बॉडी के हर पार्ट में, हर टिश्यू में, हर सेल में जो होता है अपना पहुंचाते रहता है एनर्जी, इस माध्यम से चलते रहता। अगर किसी कारणवश पेरिफेरल ब्लड जो होता है जो ओल्टा के माध्यम से कहा जाता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, वो पेरिफेरल ब्लड सक नहीं कर पाता है ऑर्टा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा जो होता है सक करके जो ऑर्टा के माध्यम से, सुपीरियर वेना केवा के माध्यम से
जो ब्लड को राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में ले जाना चाहिए वो पेरिफेरल रीजन से एब्जॉर्ब या सक नहीं कर पाता है। तो इसके कारण से राइट एट्रियम और वेंट्रिकल में ब्लड नहीं सप्लाई होने के कारण से तो ब्लड जो होता है पेरिफेरल रीजन पर अटक जाता है। तो ये तो पेरिफेरल रीजन होता है कि यहां पर कुछ इडिमा होने के चांसेस नहीं रहते हैं, लेकिन हाथ और पांव में इडिमा आने के चांसेस होते हैं। तो वहां पर जो है वो ब्लड जमा होने लगता है, जिसके कारण से पिटिंग इडिमा ज्यादातर लेग में देखा जाता है और बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हाथों में भी इडिमा देखा जाता है, जिसको दबाने से दब जाएगा और उस एरिया में गड्ढा पड़ जाएगा जो बहुत देर के बाद फिर से रिलैप्स होगा। तो ये होता है राइट एट्रियम में जो सप्लाई पेरिफेरल रीजन से सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा में के माध्यम से राइट एट्रियम और वेंट्रिकल में जाना चाहिए था, वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण से पिटिंग एडिमा उत्पन्न होता है। फिर अगर ये सिस्टम ठीक रहा, ब्लड सप्लाई लंग कैपिलरी तक चली गई और लंग कैपिलरी से जो होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल तक नहीं जा पाती है। किस कारण से? कंस्ट्रिक्शन ऑफ लंग कैपिलरी, कंस्ट्रिक्शन ऑफ लंग कैपिलरीज जिसमें ब्लड जाना चाहिए उसमें कंस्ट्रिक्शन हो गया है। तो वहां से जो है ब्लड जो पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लेफ्ट एट्रियम में आना चाहिए था, नहीं आ पा रहा है। अगर नहीं आ पा रहा है दोस्तों, तो उस केस में या सीधी भाषा में कहा जाए लेफ्ट हार्ट जो है उस ब्लड को लंग से सक नहीं कर पा रही है और शोषित नहीं कर पा रही है, ले नहीं जा पा रही है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम लंग्स। तो क्या होगा? स्वेलिंग ऑफ लंग होगा। स्वेलिंग ऑफ लंग होगा तो इसको जो होता है पल्मोनरी कंजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण से वहां पर स्वेलिंग होने लगती है, दैट इज नोन एज कार्डियक अस्थमा। जबकि लोग इसको समझते हैं पल्मोनरी अस्थमा, एक्चुअली पल्मोनरी अस्थमा नहीं है, एक कार्डियक अस्थमा। तो जिसके कारण से एक कार्डियक अस्थमा की उत्पत्ति होती है दोस्तों, तो इसी को हम कार्डियक अस्थमा कहते हैं। तो दोस्तों मैंने अपने विचार कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन सुझाव आपको बताए हैं। इसके अलावा खान पान में दोस्तों ठंडी चीजें, अस्थमा है तो नहीं लेनी चाहिए, बहुत ज्यादा कफ रहती है। इस केस में कफ बड़ी जल्दी फॉर्मेशन होता है और इसके साथ साथ हार्ट की डिजीज कुछ न कुछ तो रहती ही है। प्रेशर रह सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम होने से हार्ट डिजीज रह सकती है, पल्मोनरी डिजीज रह सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम रह सकती है, नींद ठीक से नहीं आना है, एंग्जाइटी रह सकती है। तो इसके लिए आप ज़्यादा तेल घी मिर्च मसाला नहीं लें, नमक नमकीन चीज़ें कम खाएं, साथ में ठंडा सामान कम खाएं, गर्म पेय गर्म चीज़ों का व्यवहार ज़्यादा करें, नॉर्मल खाना खाएं। तो इस रोग से काफ़ी हद तक सुधार किया जा सकता है या बच सकते हैं आप। दोस्तों मैंने काफ़ी कुछ इस कार्डियक अस्थमा के बारे में बताया है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सी चीज़ें बाकी रह गई हैं जो इस छोटे से वीडियो में नहीं बताई जा सकती है दोस्तों। और होम्योपैथी का प्रचार प्रसार करने के लिए, स्वस्थ भारत के मिशन को आगे ले जाने के लिए और आपके इस तरह से समय देने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।